हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मुलान एकेडमी ने आपके साथ शुरुआत की थी सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज के साथ और बेहद ही शानदार रिस्पॉन्स आपकी तरफ से और हमारी तरफ से रहा। एग्जाम में आपकी हेल्प की। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस सीमा रेखा तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना था। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम में प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे आने वाले एग्जाम में भी अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से हमें अच्छा करना है। और इसके लिए जरूरी क्या है? एक शानदार मेहनत, एक नई मेहनत की शुरुआत, और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। इसके लिए जरूरी क्या है? हमारे एग्जाम का हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है और हर एक अंक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्न के साथ जुड़ा होगा अंक। एक अंक, आधा अंक कट ऑफ के अगर इधर उधर होते हैं तो हम सिलेक्शन लेने से रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अगर उसके उस पार पहुंच गए तो हम सिलेक्शन ले लेते हैं। तो हमें एक एक बिंदु को महत्वपूर्ण समझना है, एक एक अंक को महत्वपूर्ण समझना है, एक एक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझना है। तो हमें सिस्टमेटिक तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो जरूरी क्या है? तो जरूरी ये है कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक निर्धारित सिलेबस में से पूछे जाएंगे, और उस सिलेबस के एक एक बिंदु को हमें समझना पड़ेगा। उससे क्या होगा? हमारी एग्जाम के हर एक डायमेंशंस के बारे में पता रहेगा हमें। आपके माइंड में अगर आपके सिलेबस का हर एक बिंदु है और हर बिंदु के संबंध में आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो निश्चित रूप से आपके जो अंक एग्जाम में आएंगे वो सकारात्मक होंगे, आपकी सफलता को निर्धारित करने वाले, सुनिश्चित करने वाले होंगे। तो बिना देर किए आज हम डिकोड करेंगे सेकंड ग्रेड के सिलेबस को। कैसे डिकोड करेंगे? हम एक एक बिंदु को बारीकी से समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, कौन से सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से हमारे सिलेबस में सेगमेंट्स है। तो शुरुआत करते हैं पाठ्यक्रम के हर एक बिंदु को समझने की दिशा में। सबसे पहले तो पेपर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, वो सिलेबस सेम रहता है सबके लिए, और दूसरा होता है पेपर 2। ये उस विद्यार्थी के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, उससे संबंधित होगा। तो पेपर 1 में जो सबके लिए सिलेबस सेम रहेगा, इसकी तैयारी सारे विद्यार्थी, चाहे वो साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे वो सोशल साइंस से हो, हिंदी से हो, सबके लिए ये सिलेबस सेम रहेगा। हो सकता है प्रश्न पत्र एक दिन किसी का 3 ग्रुप का जैसे इस बार बनाया था कि कुछ सब्जेक्ट का एक कॉमन पेपर कर दिया पहला, कुछ सब्जेक्ट का एक कॉमन पेपर कर दिया, लेकिन उनके लिए जो पढ़ना है, जो किताबें पढ़नी है, वो सबके लिए सेम होने वाली है। तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न का 2 अंक रहेगा। कितना अंक रहेगा? 2। तो 100 प्रश्न से हर प्रश्न का 2 अंक, तो कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स हो गए। अगर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये भी 2 मार्क्स के होंगे, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। पहला पेपर 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का, और कुल मिला के कितने मार्क्स का पेपर हो गया? हमारा 500 मार्क्स का पेपर हो गया। और हमें हर नंबर को अहमियत देनी है। ऐसा नहीं कि ये सेगमेंट में छोड़ देता हूं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ रहे तो ये मैं पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, लेकिन अपने तरीके से, किसी चीज को, सेगमेंट को छोड़ के नहीं, हर सेगमेंट को हमें कवर करना है। आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे पेपर 1 के जो सिलेबस है उसके बारे में, जो 100 प्रश्न रहेंगे। देखो, हमने जैसे कि बात करी कि परीक्षा का हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर अंक महत्वपूर्ण है। पेपर सरल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, और कठिन भी हो सकता है। तो हमें हर एक डायमेंशन को टच करने की जरूरत है, हर एक बारीकी को कवर करने की जरूरत है कि पेपर भाई सब तू कैसा भी दे ले। अगर पेपर टफ आ गया और 40 मार्क्स में नहीं बन रहे हैं तो हम वहां पे 50 मार्क्स लाके दे रहे हैं। पेपर मीडियम है, अगर कट ऑफ लगभग 70 के पास जा रही तो हमारे
नंबर प्रश्न सही हो रहे हैं वो 80 प्रश्न सही हो रहे हैं। और पेपर अगर सरल आ गया 95, 100 में से 95 प्रश्न सही कर रहे हैं लोग बाग, तो हमें भी 96, 97 सही करके आने हैं। तो हमें हर एक बारीकी को कवर करना है और कैसा भी पेपर आए उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो जरूरी क्या है, सिलेबस के हर एक बिंदु के बारे में पता, हर एक बिंदु के ऊपर हमें एमसीक्यू करना है। और आज हम पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेपर 1 के कौन कौन से भाग हैं। तो देखो इसमें एक तो राजस्थान जीके हो गया, एक है राजस्थान करंट, एक इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, और एजुकेशनल साइकोलॉजी है ही। तो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मार्क्स को एक बार छोड़ दो। 100 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न में से राजस्थान जीके के 40 प्रश्न हैं। अब राजस्थान जीके को बाइफरकेट करना ये हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मोटा मोटा देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है। तो राजस्थान जीके हो गया, उसके कितने प्रश्न है? 40 प्रश्न है। ठीक है, तो 40 प्रश्न राजस्थान जीके के 100 में से, इसका मतलब जो मिनिमम मार्क्स है 40% की आवश्यकता होती है ना, वो तो हम राजस्थान जीके के सारे प्रश्न सही करके भी ला सकते हैं। और बहुत बड़ा पोर्शन है, देखो 100 में से 40 ओनली राजस्थान जीके का। राजस्थान करंट अफेयर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और मार्क्स बनाने में आपके सर्वाधिक हेल्प यही सेगमेंट करेगा, राजस्थान करंट अफेयर। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं होते। अगर ले दे के बात करें तो महीने के 200 के आसपास पॉइंट रहेंगे, और पिछले 12 महीने की पूछते तो 2400 पॉइंट रहेंगे। 2400 पॉइंट आपको कंटेस्ट करने और आपके 9 मार्क्स पक्के हैं इसमें। तो इस प्रकार 10 प्रश्न हो गए राजस्थान करंट के। तो 40 और 10 50 प्रश्न, 40 और 10 कितने होते? 50। ये किससे संबंधित हो गए? राजस्थान जीके और करंट से संबंधित हो गए। अब चलते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके। अब इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, 30 प्रश्न आएंगे इसमें से। कितने आएंगे? 30 प्रश्न। लेकिन हमें अपने सिलेबस से हर एक बिंदु को पकड़ना है, और इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके पे जो भी बिंदु है उनसे कुछ कुछ प्रश्न और कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद करने ही करने हैं। इसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो कितने प्रश्न आते हैं? इससे 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एक निश्चित किताब पकड़नी है और उस किताब को रट देना है, उसमें से जितने प्रश्न आ रहे हैं, और साथ ही साथ उस किताब से आपने जो ज्ञान अर्जित किया ना, जैसे मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर एबीसी की किताब पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए। अब उस किताब को आपने पढ़ा, अब एग्जाम में जो भी प्रश्न आया, अब प्रश्न आया वो सीधा संबंधित हो सकता है उस किताब से जो आपने पढ़ा है, वो आपको याद है। दूसरा, अगर सीधा संबंधित नहीं है तो आपको उस किताब को इतनी गहनता से पढ़ना है कि आप ट्रिकी तरीके से उस प्रश्न के सॉल्यूशन पे पहुंच सको। ये ट्रिकी तरीका कैसे होता है? आप कुछ चीजें एलिमिनेट कर दो, अब वो जो एलिमिनेट हो गई वो आपके ऑप्शंस में नहीं रहेगी। इसके बाद में आप जो ऑप्शंस बच गए हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करो और रिलेट करो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। एलिमिनेशन वाला नकारात्मक चीज तो हमने पहले उसको निकाल दिया, अब सकारात्मक उसमें से क्या ज्यादा हो सकता है उसको आप लगा के आओ। तो इस तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर एजुकेशनल साइकोलॉजी की किताब पढ़ लोगे ढंग से, तो निश्चित है कि आप 75% उस प्रश्न का आंसर सही करके आओगे। अगर ढंग से आपने 20 के 20 प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ रहा हूं। आप कहोगे कि जैसे मान लो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है और किसी किताब के राइटर का नाम पूछे, आपको कोई इसमें से कैसे, तो उसमें भी निकाल सकते हो। जैसे कुछ लेखक की किताब की नाम आपको पता है, तो ये तो इसकी तो है ही नहीं भाई साहब, जिसकी तो मैंने सारी किताबें पढ़ रखी है, अब वो एलिमिनेट हो गया। अब आपके सिलेबस में पढ़ते पढ़ते कौन कौन आया था, हो सकता है किसी व्यक्ति का संबंध एजुकेशन साइकोलॉजी से है ही नहीं, वो अलग ही इकोनॉमी से संबंधित है या और ही डिपार्टमेंट का राजनीतिज्ञ है वो बंदा, तो आप उसको इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये पेपर 1 के कुछ भाग है, कुछ क्या सारे ही भाग है, उनको हमने समझा। अब हम हर एक भाग के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से भाग क्या है और कितने प्रश्न किसमें से कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात करते हैं। राजस्थान जीके के अंदर 4 पार्ट मोस्टली है। कौन कौन से? भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो राजस्थान का भूगोल है, उसमें लगभग 8 से 12 प्रश्न। हमें ऐसे इसको इस प्रकार से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, हमें राजस्थान के बारे में तो हर एक बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। और जितने एमसीक्यू हो चुके हैं ना, जितने एमसीक्यू बन चुके हैं, जो टेलीग्राम्स पे आ रहे हैं विभिन्न चैनलों पे, वो एमसीक्यू लगातार करते रहो। आप देखना
करपा आनी शुरू हो जाएगी, आपके आंसर खुद ब खुद सही होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं कहाँ मिलेंगे आपको? तो एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है खुद का, RS प्रीमियर लीग करके, वहाँ पे हम कंसिस्टेंटली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो डाल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। या हमारा चैनल हो सकता है उतनी क्वालिटी मैच नहीं करता है, ठीक है, लेकिन कुछ इतने शानदार क्वालिटी के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल को पकड़ो, दिन के 50-60 MCQs करो, चाहे भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी से संबंधित हो, आप लगातार अटेम्प्ट करो। आपके राजस्थान जीके का स्कोर इतना ज़्यादा शानदार इंप्रूव हो जाएगा, और गलतियाँ जो होती है ना, सिली मिस्टेक कहते हैं एग्जाम में जो हम, वो होनी एलिमिनेट सी हो जाएगी। आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं एग्जाम जो प्रश्न है उसका आंसर को, और आप सही आंसर लगा रहे हो उसमें। आप टेलीग्राम में लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा, इस बात का आप अनुभव करोगे। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो 10 से 14 प्रश्न इसमें आते हैं, फिर 8 से 12 प्रश्न राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान करंट के 10-11 प्रश्न आते ही हैं, और कला, आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ सेगमेंट्स है जो राजस्थान जीके से संबंधित है। अगर इंडिया और वर्ल्ड जीके की बात करें तो इंडिया पॉलिटी से आते 13-14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के आसपास मान लो, 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ गए। इंडियन पॉलिटी बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इंडियन पॉलिटी ना एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ बात आपको, कि अगर एक किसी को भी देख लो, आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? इंडिया पॉलिटी है। सारे न्यूज़पेपर उससे भरे हुए रहते हैं, पढ़ने में आपको उसमें मजा आएगा, है ना। आप कैसे पढ़ोगे कि एक जो राइटर है, लेखिका है, उनके बारे में टिप्पणी करके राजस्थान के एक जो मुख्यमंत्री रहे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कितनी शानदार घटना होगी, मतलब इंटरेस्टिंग होगी ना, कि एक लेखिका है, उनके बारे में टिप्पणी करके राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक कहानी जैसी हो गई है। तो अपने आप में आप देखो कि 1965 वॉर पाकिस्तान के साथ में, चाहे वो ताशकंद समझौता, जवाहरलाल नहीं अपने लाल बहादुर शास्त्री साहब, वहां पे ताशकंद में संदिग्धावस्था में उनकी मृत्यु हो जाना, कहीं ना कहीं ये सस्पेंस थ्रिलर जैसा है। जैसे जिस प्रकार से जो सीरियल्स होते हैं, मूवीज होती है ना, उसमें थ्रिलर होते हैं, इस प्रकार से पॉलिटी में आपको चीजें मिलेगी, इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको। आप न्यूज़पेपर देखोगे उसमें मिलेगा, आप न्यूज चैनल खोल के देख लो दिखेगा, आप किसी चाय की थड़ी पे जाके बैठ जाओ, वहां पे चर्चा करेंगे तो पॉलिटी के बारे में करेंगे, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी और सबसे बड़ा सेक्शन यही है। तो आप हो सके जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हो इंडियन पॉलिटी में दिखाओ। हर एक संविधान के एक एक सेक्शन को रट दो, एक एक सेक्शन से संबंधित MCQ कर लो। हर एक सेक्शन का एक MCQ आपको रटा होना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन होने चाहिए, एक गलत वाला निकाल दो, 3 सही वाले आंसर, सही जो उसमें होते हैं ना, इसमें से गलत चूज करो MCQ। अब उस सेक्शन नंबर 1 के बारे में 4 बातें उसने बता रखी है, उन 4 बातों में से 3 बातों को तो सही बता रहे कि उनको आप रट लो कि ये इसके बारे में सत्य है, और चौथी जो गलत है उसके बारे में पता होना चाहिए, ये गलत है और उसका सत्य क्या है वो पता कर लो। तो एक एक सेक्शन के बारे में एक एक प्रश्न आपको, संविधान के जितने भी आर्टिकल जो उनके बारे में पता हो, उसके बाद देखो मजा। आप कहीं भी डिस्कस भी करोगे ना तो आपको प्रिविलेज मिलेगा कि भाई साहब इसको तो बड़ा नॉलेज है, ठीक है। कल को आप टीचर बन जाओगे तो आपके लिए बेहद 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 आवश्यक है, पॉलिटिकल नॉलेज होना होती है आवश्यक है। क्योंकि भले ही आप साइंस के टीचर हो, लेकिन चुनाव में ड्यूटी तो लगेगी भाई साहब आपकी, है ना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको बनाया जाएगा। इसके बाद अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 6 से 8 प्रश्न आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के 5-6 प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5-6 प्रश्न आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, मैप के थ्रू करना है। सिर्फ मैप उठाओ और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको करो, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। अब हमने बात कर ली, पहले मोटे मोटे बात कर ली, फिर उनको थोड़ा थोड़ा मतलब बाइफरकेट किया। अब हम क्या करेंगे, जो पहले पेपर में क्या क्या बिंदु दे रखे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो राजस्थान का फिजिकल फीचर्स हो गए, उसके बाद क्लाइमेट हो गया, जलवायु हो गया, ड्रेनेज हो गया, वेजिटेशन होगी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पशुधन, डेयरी हो गया, डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर इसका ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो इसी में समाहित हो गए, ये पॉपुलेशन में आ जाता है ना 2021 की जो सेंसस है उसमें। इसके अलावा राजस्थान की ट्राइब्स, राजस्थान की प्रमुख इंडस्ट्रीज, मेजर टूरिस्ट सेंटर, मरु सर्किट, मरु त्रिकोण, जितने भी टूरिज्म सर्किट बना रखे हैं वो, और उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी योजनाएं आ रखी है वो, ये सारी चीज़ें इस किस में आ जाती हैं, ये अपने राजस्थान के हिस्टोरिकल कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में आ जाती है। हमें एक एक बिंदु को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में देखो, राजस्थान अगर बात करते तो सिविलाइजेशन की दृष्टि से भी, सभ्यता की दृष्टि से बहुत ही एडवांस था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो उसमें राजस्थान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। कौन सा था? कालीबंगा। तो क्या कालीबंगा ही था? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स मिले, चाहे वो लोही युगीन सभ्यता हो, चाहे ताम्र पाषाण युगीन हो, चाहे पाषाण युगीन सभ्यता के स्थल भी यहाँ पे मिले हैं, डीडोना में देख लो, कोरडा में देख लो। तो ये स्थान, तो हमें क्या करना है, इनके बारे में ध्यान से पढ़ना। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या क्या दिख रखा है? एक तो दिख रहा है कालीबंगा, इसके बाद आहड़, आहड़ के बाद गणेश्वर, गणेश के बाद बेराड़। इन 4 सभ्यताओं के बारे में मैं 20-20 प्रश्न एकदम रटे हुए होने चाहिए। मैं प्रश्न की बात क्या कह रहा हूं, प्रश्न की बात क्यों कह रहा हूं कि प्रश्न के साथ आप फैक्ट को रिलेट कर पाते हो। मैं कहता हूं कि आप 20-20 फैक्ट याद कर लो, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप 20-20 प्रश्न की याद कर लो, उसमें फैक्ट उसमें समाहित कर दो। याद होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और बार बार रिवाइज करना है भाई साहब। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपको याद भी नहीं, टटोल तो सकते हो ना। जैसे मान लीजिए आपने आंखें बंद कर रखी है और आपके सामने 4-5 चीजें हैं, तो आपको ऐसे नहीं पता कि क्या है, लेकिन आप टटोल के देख सकते हो कि जैसे आपके सामने वो माचिस पड़ी, तो हाथ में लेते ही बता दो कि ये माचिस है, आंखें बंद है आपकी, इसके बावजूद। तो प्रश्न का उत्तर क्या है आपको नहीं पता, लेकिन टटोल के बता सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस है वहां पे भाई साहब, ऑप्शंस है वहां पे। ऑप्शंस होंगे तो क्या होगा, आप उन ऑप्शंस में टटोल के बता सकते हो कि इसका आंसर ये वाला होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो। अगर आपको याद नहीं है तो भी, एग्जैक्टली याद किसी को नहीं होता। आपको स्मार्ट बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना, ठीक है? रट्टू तोते की कोई वैल्यू नहीं होती है, स्मार्ट बंदा होता है उसकी वैल्यू होती है। ये देख लो, आप उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो। हिस्ट्री मत उठाओ, कोई बात नहीं, हिस्ट्री नहीं उठानी। आप वर्तमान में जो चल रहा है उसको देख लो, आपके आसपास जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है उसको देखो, आपके आसपास सबसे स्मार्टेस्ट, सबसे एजुकेटेड पर्सन है उसको देखो, आपका सबसे बढ़िया लीडर को देखो। क्या वो कोई रट्टू तोता है, या फिर उसने कोई ऐसा गुण डेवलप किया जिसके कारण वो इतना आगे है? तो इन बातों को हमें समझना होगा। तो आपको भी वो एक यूनिक आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, कि आप जो ट्रेडिशनल है उससे हटके कुछ नया करने जा रहे हो। जैसे कुछ आप वो बंदे बन जाओगे कि आपने जिसको भी हाथ लगाया आप वो चीज सोना बन गई। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, एक पंडित वाली बात बताऊं, मैं आपका ज्योतिष देखूं, आपका थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, 1-2 नंबर से कट ऑफ से दूर हो जाते हो आप। यही हो रहा है ना, पंडित वाली बात नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है। लेकिन आप उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिसमें आपको शामिल होना चाहिए। अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसे कह के बच्चों का भला कर दूंगा। अरे बच्चों का तो भला हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए 20,000 की वैकेंसी है, अब 20,000 लोगों को तो ले लिया, 20,000 का तो भला हो ही गया ना। तो ऐसा कि मैंने बच्चों का भला कर दिया, भाई बच्चों का भला तो होना ही है, जो मेरे से कनेक्ट थे उनका हो गया, ये मैटर करता है, किसी और का नहीं हो के उनका ज्यादा हो गया, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने भला कर दिया, या किसी जैसे कोचिंग मॉडल लेते हैं, हमने बच्चों के लिए ये किया, बच्चों के लिए वो किया। भाई वैकेंसी तो उतनी थी, उतनी आ रहे, उतने सिलेक्शन ले लिए, उतना का तो भला होना है, उतना होके रहेगा। तो कुछ भी मत पड़ा, 20,000 लोगों बच्चों का तो भला होके रहेगा, 20,000 की वैकेंसी है तो। लेकिन तुम्हारे वाले जो तुम्हारे पास आए थे उनका हुआ कि नहीं हुआ, ये मैटर करता है। तो ये करना कि भाई मैं तो बस एकदम वो बन गया हूं, नैतिकता के पराकाष्ठा पे पहुंच गया हूं और सबका भला करवा दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ क्लेम्स होते हैं, ये क्लेम्स वास्तविकता से बहुत परे है, बेहद परे हैं। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं हम आगे वाले सेक्शन पे। चलो ये बोल बच्चन वाली बातें छोड़ो। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, राजस्थान का इतिहास देखना है हमें 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में, ठीक है? मोटा मोटी तो ये देखना, इससे नहीं कि इसमें कुछ दे रखा है। देखो, गुर्जर, प्रतिहार, चौहान,
रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, जिसमें मेवाड़ का, रणथंभौर का और जालौर का हो गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी वाला काल हो गया। राजस्थान और मुगल के साथ जैसे सांगा हो गया, प्रताप हो गया, मान सिंह हो गया, चंद्रसेन साहब हो गए, राय सिंह हो गए बीकानेर वाले, और राज सिंह हो गए, मेवाड़ हो गए। इनके बारे में तो स्पेशली पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें कुंभा मेंशन नहीं है, तो क्या हमें कुंभा नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है, हमें कुंभा भी पढ़ना है, लेकिन सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह, इनके बारे में स्पेशली पढ़ना, कुछ ज्यादा पढ़ना है। लेकिन कुंभा के बारे में क्या पढ़ना है? जो राजस्थान के एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं आरएमएसएसबी और आरपीएससी, वो वाले क्वेश्चन हमें सोल्व करने, ये हमें करना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो राजस्थान ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था 1857 क्रांति के समय, उसके बारे में, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग राजस्थान में जो राजनीतिक जागृति हुई थी, विजय सिंह पथिक हो गए, है ना, उनके द्वारा जो किए गए मूवमेंट्स किए गए थे, प्रजामंडल मूवमेंट्स हो गए उसके बाद, और जो अपने ट्राइबल मूवमेंट हो गए, बूंदी में हो गए, हाड़ौती में हो गए, कहीं भी हो गए ना, उनके बारे में डीपली, इनके बारे में हर एक बिंदु के बारे में, हर एक पॉइंट को हम लेंगे और उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। करना है आपको, कहीं से भी करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप नहीं लोगे तो कोई और लेके चला जाएगा। इसके बाद आपको सोसाइटी ऑफ रिलीजन देखना है, लोक देवता देखनी है, देवियां देखनी है, संत ऑफ राजस्थान देखना है, राजस्थान के जो संत है हो गए उनको देखना है। इसके अलावा आपको आर्किटेक्चर देखना है, जो मंदिर की स्थापत्य हो गई, है ना, फोर्ट हो गए। इसके अलावा पेंटिंग हो गई, जो भी बूंदी चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला, जो भी है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हमें रटने हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं सालों से, रट चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन हमें इनको और ज़्यादा बेहतर रटने की दिशा में कार्य करना है। लगातार प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी सिली मिस्टेक्स होती है वो एलिमिनेट हो जाएगी। कस्टम्स देखने, राजस्थान की परंपराएं, जो ड्रेसेस है वो देखने, ऑर्नामेंट्स देखने। ये ऑर्नामेंट्स वाला गलती करके आते हो ना हर बार आप, हाँ पिछली बार सही हो गया, मान लिया भाई, मान लिया, हो गया सही, लेकिन गलती भी तो होता है ना एक बार, हाँ, तो ये बात है। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार वो गलती नहीं करनी है। इस बार जो सिकवाल में दे रखी है ना भाई साहब, जो लेडीज, उस लेडीज का हर एक गहना में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से अंग में पहना गया था। इसके अलावा राजस्थान का फोक म्यूजिक हो गया, राजस्थान के डांसेस हो गए, गिने चुने हैं, रटने हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अब आप कहोगे तो थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे रटने नहीं है, अरे ऐसे नहीं रटने, लेकिन आपके सामने आएगा तो उसको अंदाजा लगाना है। जैसे आपको मैं कह दूं कि भील जनजाति के प्रमुख डांसेस बताओ, आप 2 बता के रुक गए, कोई बात नहीं, रुक गए, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि ये वाला डांस किस जनजाति से संबंधित है, तब आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना? वही बात है। अब आगे देखते हैं तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राजस्थान की पॉलिटी में वही हो गए, राज्यपाल साहब हो गए, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब हो गए, स्टेट सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए। यानी इसमें हमें याद रखना है कि राजस्थान के पहले सेक्रेटरी कौन बने, कौन से सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे, ये सारी चीज़ें, ये सारे खोद के निकाल के लाने पड़ेंगे हमें। ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक, आरपीएससी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। आरपीएससी डिटेल का मतलब क्या हो गया? डिटेल का ये नहीं कि आरपीएससी किस तरीके से कार्य करनी है, उसके बारे में हमें ऐसे कोई निबंध लिखना है, लेख लिखना है। उसमें जो फैक्चुअल प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम में वैसे ही प्रश्न आते हैं, तो वो वाले प्रश्न हमें सॉल्यूशन करने आवश्यक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया, यानी मानवाधिकार परिषद हो गया, पंचायती राज, 74वां संविधान संशोधन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में राजस्थान, मतलब विधानसभा के बारे में पढ़ना है। यानी राजस्थान पॉलिटी के संबंध हमें संविधान कंप्लीट क्लियर करना है, क्योंकि इंडिया पॉलिटी का बहुत बड़ा सेक्शन है और राजस्थान पॉलिटी हमें क्लियर करनी है। और राजस्थान पॉलिटी में इंटरेस्टिंग चीजें करनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। जैसे कहें कि मानवाधिकार आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले कौन थे हेड, तो उसके बाद में आपसे पूछ लिया आरपीएससी में जिसने त्यागपत्र दिया था पद पे रहते हुए, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। राजस्थान का करंट में हमें पिछले 1 साल के हर महीने के 200 पॉइंट, यानी टोटल 2400 पॉइंट हमें रटने हैं। ये रट के रखना, कोई भी पॉइंट हमें भूलना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट रिलेट करना चाहिए। अब जैसे अभी एक प्रश्न आया था आरएस प्री में कि जो आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे? आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध, मुझे पता है आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध है वो सैनिटरी नैपकिन या स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है, लेकिन एक उड़ान योजना का संबंध किससे था? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संदर्भ में भी था, जिसमें उनको क्या दिया जाता था? जिसमें उनको
ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो स्वरोजगार स्थापित कर सके। जैसे RKCL करवा दिया, या फिर CFA जैसे एक अकाउंटिंग का कोर्स होता है RKCL जैसे, वो करवा दिया। तो वो भी उड़ान योजना से संबंधित है, लेकिन एग्जाम में IIM शक्ति उड़ान आया था, तो उसका जो आंसर होना था वो लगाना था। अब आप एक्स्ट्रा होशियारी में वो दूसरा वाला लगा के आ जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें राजस्थान करंट अफेयर में ध्यान रखनी है, और इसमें से मैक्सिमाइज स्कोर करना है। 10 में से 10 कर लो या 10 में से 9 कर लो, इतना तो करके करने की आना ही आना है। 10 प्रश्न आएंगे, 10 11 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, इसमें देखो कॉन्टिनेंट हो गए, ओशन हो गए, है ना, ग्लोबल विंड सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए, ग्लोबलाइजेशन एंड इसके इम्पैक्ट हो गए। अब इसमें बोल बच्चन वाली चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन हमें इनमें से फैक्ट क्या निकल सकता है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनकी भाई प्रैक्टिस करनी है। पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, जैसे हम बात करें तो साउदर्न एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, साउदर्न पार्ट में पॉपुलेशन ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हो, वर्तमान में कनाडा और भारत का इशू चल रहा है, डिप्लोमेटिक इशू चल रहा है। कनाडा के ट्रूडो जो राष्ट्रपति है ट्रूडो, वो भारत से इतने ज़्यादा लगाव नहीं रखते, और वो एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट है उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम खालिस्तानी कहते हैं। भारत को तोड़ने वाले अलगाववादी ग्रुपों को समर्थन कर रहे हैं। तो इंडिया ने इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया। अब इसी संदर्भ में जब वो बात कर रहे थे, हमारे जो विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, तो उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, ग्लोबल साउथ। क्या है ग्लोबल साउथ? यानी अगर नॉर्थ की बात करें तो वो ज़्यादा डेवलप है, पूरी दुनिया का नॉर्दर्न पार्ट है ना वो डेवलप ज़्यादा है, लेकिन साउदर्न पार्ट है उतना डेवलप नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे उनका उपयोग किया है उन्होंने, किसने? नॉर्दर्न पार्ट ने, लेकिन साउदर्न पार्ट उनका उपयोग नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि आप साउदर्न पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की अधिकतर पॉपुलेशन साउदर्न पार्ट में निवास करते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट आया ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमें चर्चा करनी है। इसके बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं वो सारे देखने पड़ेंगे। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया के फिजिकल फीचर हो गए, मानसून सिस्टम हो गया, इंडिया का ड्रेनेज हो गया, वेजिटेशन हो गया, और इंडिया की जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो हो गए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो महत्वपूर्ण है ही, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों के बारे में बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड, ठीक है, आयात कितना हुआ, निर्यात हुआ, किस देश के साथ सर्वाधिक आयात कर रहे हैं, किस देश सर्वाधिक निर्यात कर रहे हैं, और हमारे निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका, आयात में सर्वाधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र में और बेहतर कर सकते हैं, किस देश के साथ हमने अभी हाल ही में ट्रेड डील साइन किए। ये सारी बातें हम इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे। अगर आप इसको इस प्रकार मत लो, जैसे हम जिस प्रकार से जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं ना, आप सोचोगे कि ऐसे नहीं, हम एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये आपको करना है। हम की बात कर रहे हैं तो हम मिलके करेंगे, और अगर आप चाहते हो कि हम मिलके ना करें या आप अपने लेवल पे करें तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि हम तो इतने नए, है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो बहुत शानदार ज्ञान दे रहे हैं, और आप हमारे साथ लगे पड़े हो, जबकि हम उतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको हमारे साथ लगे पड़ना नहीं है, आपको उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको, आप नहीं लोगे तो कोई और ले जाएगा वाली बात, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आना पड़ेगा ना भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 15 काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है, मैंने बात करी। तो पहले तो देखो संविधान बनने से पहले क्या हुआ, किनके बेस पे? 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ठीक है। इससे पहले जो अंग्रेज सरकार ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो कार्य किए वो सारे इसमें शामिल कर ले, लेकिन 1919-35 के अधिनियम को हमें स्पेशल तवज्जो देनी, इसके बारे में डिटेल से हमें स्टडी करनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अंबेडकर साहब का योगदान, फिर इसके सैलेंट फीचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स, सबसे महत्वपूर्ण। देखो एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसे बता दो मुझे, कोई एक एग्जाम बता दो जिसमें फंडामेंटल राइट से प्रश्न नहीं आया है, और आप हर बार सही नहीं करते, कभी कभी गलत भी कर रहे हो, याद कर लो। हाँ, हर एग्जाम में आ रहे हैं, 12 से 35 सेक्शंस में से कोई ना कोई प्रश्न आ रहा है। एक गांधी जी से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है, गांधी से आ रहा है, और किससे आ रहा है? फंडामेंटल राइट से आ रहा है। फिर भी हम गलत कर रहे हैं, हमें पता है ये प्रश्न आएंगे, क्या क्या पढ़ रहे, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं। 44 में क्या, 43 में क्या, कंफ्यूज हो रहे हैं। गिनते के हैं भाई, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। इसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रावधान है, वो कौन बने, सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे, क्रम से सेट करो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे कैसे होगा,
जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये जो राष्ट्रपति थे, हमें सेट करना है नंबर से, ये वाले तो थोड़ा बीच में आए थे, बाद में आए थे, एक आधा इधर उधर हुआ, आपने सेट कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, कितने राष्ट्रीय पार्टीज है, कैसे राष्ट्र पार्टीज बनती है, प्रेशर ग्रुप वाली बोल बच्चन वाली बातें हैं, लेकिन देख लेते हैं मीडिया हो गया। जैसे चौथा फिलर क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ये सेक्शन इंटरेस्टिंग होगा, ये हम पढ़ेंगे ना, आपको मजा आएगा, हमारे साथ पढ़ के बिल्कुल मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी जो अपने वर्ल्ड अफेयर है ना, उसमें अपन को मजा आने वाला है, और मेरे साथ आपको मजा आएगा, ये बात लिख के देता हूँ। लेकिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ ना, उस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, और इनको मिलके करेंगे हम। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ बहुत बड़ा, लेकिन हम मिलके करेंगे ना, तो एक वर्ल्ड अफेयर वाला फॉरेन पॉलिसी वाला सेक्शन है ना, ये इसमें हो सकता है कि प्रश्न एक ही बने, दो ही बने, एक ही प्रश्न बनता है मान लो, टाइम आपका काफ़ी चला गया, 4 दिन चला गया, लेकिन मज़ा तो आया ना भाई। मूवी निकालने में जो टाइम निकाल रहे हो, मूवी देखने में आपका 4-4 घंटे लग रहे हैं, है ना, उसको तो एलिमिनेट कर दो और इसमें मज़ा ढूंढो। आपको अपने काम में मज़ा ढूंढना है, काम में मज़ा ढूंढोगे तो क्या होगा, आपकी सफलता की संभावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना कि क्या कहने फिर। और इंडिया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी चर्चा में रहता है, लगातार चर्चा में रही रहा है। इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी में बात करते हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग, पर्सनैलिटी, है ना, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। वैसे हमने बात कर ली, तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में मैंने क्या कहा कि एक किताब लेनी है, उसको लगातार पढ़ना है और प्रैक्टिस में आपको करवाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब क्या आपको करना ही है, क्या आपको करना है, मतलब क्या आपको सेकंड ग्रेड चाहिए या आपको चाहिए ही चाहिए। एक तो होता है चाहिए, एक चाहिए ही चाहिए, है ना। तब अगर चाहिए ही चाहिए ना, तो मिलके काम करेंगे और शुरू करेंगे जुनून बैच। क्या, एक बैच शुरू करेंगे जिसका नाम रखा है जुनून, जुनून सेकंड ग्रेड। आओ मिलके करते हैं, ठीक है। बाकी समझदार हो, सिलेबस को हमने डिकोड किया, आशा करते हैं कि ये चीजें आप रिलेट कर रहे हो और आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना, हम 1500-1600 लोग हैं, सेकंड ग्रेड से जुड़े थे ना, तो अपन की एक जैसे, तभी तो हम जुड़े ना। चैनल को सब्सक्राइब करने की क्या पड़ी थी उस समय, इसीलिए तो कि जैसा आपको चाहिए वैसा हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं, और जैसा हम दे रहे हैं वो आपको चाहिए, इंटर रिलेटेड है चीजें। तो फिर चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, और इस बार है ना झंडे गाड़ देंगे, बिलीव मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।